दोस्तों नमस्कार। चुनावी साल क्या न कराए, चुनाव के दरमियान नेता जनता के बीच क्या न बोले, लेकिन जनता के बीच बोली गई भाषा और बैकरूम पॉलिटिक्स में चल रही भाषा, यानी दोनों में हताशा और निराशा का समावेश हो जाए तो सियासत बदलती नजर आती है। सियासत 180 डिग्री पर ऐसे घूमती नजर आती है जहां पर एक तरफ कुछ करने से यदि दूसरी तरफ नुकसान हो रहा है तो दूसरा नुकसान ज्यादा बड़ा है या पहला नुकसान ज्यादा बड़ा है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की स्थिति, इन दोनों के बीच दोनों वोट बैंक को साधने की कोशिश चुनावी दौर में कितने बड़े खतरे की घंटी है, इसे कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कौन जानता होगा। किसे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ साहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने की कोशिश की, दूसरी तरफ राम जन्मभूमि का ताला खुलवाकर हिंदुओं को संतुष्ट करने की कोशिश की। यानी हिंदू सांप्रदायिकता और मुस्लिम सांप्रदायिकता के तुष्टीकरण ने कांग्रेस पार्टी को 400 लोकसभा सीटों से नीचे गिराकर कहां तक पहुंचा दिया, आज कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के बीच कमोबेश इसी तरह का संकट पैदा हो गया है। एक ऐसा संकट जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी चुनावी सभा में उस कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाना पड़ रहा है जिस कांग्रेस पार्टी के 75% मुख्यमंत्री आज की तारीख में ओबीसी हैं, और वहां प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस उन्हें ओबीसी होने की वजह से निशाना बनाती है। सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री के यहीं तक कहने तक होता तो लोग ये कहते कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाए वो चुनावी रैलियों में बोली जाने वाली एक आम बोलचाल है, आम भाषा है। लेकिन सवाल इससे कहीं ज्यादा का है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में हाई लेवल बैठकों का सिलसिला चल रहा है। एक ऐसा सिलसिला जिसमें स्टेट लेवल से चुन चुन कर नेता बुलाए गए। गृह मंत्री अमित शाह भाग ले रहे हैं, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भाग ले रहे हैं, संगठन मंत्री बीएल संतोष भाग ले रहे हैं। तो इसके साथ साथ खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और इन सब के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी बुलाया गया। मुद्दा क्या था? मुद्दा दरअसल यही था कि ओबीसी के बीच आउटरीच कैसे बढ़ाई जाए, किस प्रकार से इस चुनाव में भी और आगामी लोकसभा चुनाव में भी ओबीसी वर्ग को चुनावी हिंदुत्व के दायरे में बांध कर रखा जाए, इसको लेकर तमाम तरह से विचार मंथन का दौर जारी है। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसने चुनावी हिंदुत्व के पूरे ताने बाने को न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे उत्तर भारत में छिन्न भिन्न करके रख दिया है। आज ओबीसी ये सवाल पूछ रहे हैं कि चुनावी हिंदुत्व के इस 9 साल के शासनकाल में उन्हें मिला क्या। आज यदि शिवराज सिंह चौहान की चुनावी हार हो जाए, मध्य प्रदेश की सत्ता हाथ से फिसल जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के बचे हुए 9 मुख्यमंत्रियों में से एक भी ओबीसी वर्ग का नहीं होगा। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि 3 दिसंबर के बाद जो होगा उसमें विपक्ष के सामने एक ऐसे दौर में जब जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंद किया जा रहा है। राहुल गांधी भी जाति जनगणना की वकालत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी खुलेआम जाति जनगणना के लिए कूद चुकी है। उसके तमाम चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अपने घोषणा पत्र का अहम हिस्सा इस जाति जनगणना को बता रहे हैं। उस दौर में योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली क्यों बुलाया गया? ओबीसी आउटरीच बढ़ाने के मकसद से यदि बैठक बुलाई गई तो वहां राजपूत तबके से आने वाले योगी आदित्यनाथ और ब्राह्मण तबके से आने वाले देवेंद्र फडणवीस की जरूरत क्या थी? दिल्ली भाजपा को यह समझने के लिए, देश के पत्रकारों को और राजनीतिक टिप्पणीकारों को यह समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई बैठक होती जिसमें हर राज्य के शीर्ष नेतृत्व या सत्ताधारी नेतृत्व को बुलाने की बात होती, फिर सवाल उठा कि मनोहर लाल खट्टर क्यों नहीं आए, प्रमोद सावंत क्यों नहीं आए, हेमंता बिस्व शर्मा क्यों नहीं आए और बाकी बचे हुए भाजपाई मुख्यमंत्री क्यों नहीं इस बैठक में आए या बुलाए गए। सवाल दरअसल यही है कि आगामी लोकसभा चुनाव के पहले वो सुनामी जो नीतीश कुमार ने एक लहर के रूप में बिहार से शुरू की जाति जनगणना के साथ, और इसके साथ साथ महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर महिला आरक्षण का मुद्दा पीछे हो गया और ओबीसी का मुद्दा जिस तेजी से आगे बढ़ता चला गया, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ ये कहने से आगामी चुनाव में काम नहीं चलने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ओबीसी तबके से आते हैं।
विपक्ष पहले मोदी पर सवाल उठाता था। विपक्ष के कई नेता ये बात कहते थे कि नरेंद्र मोदी जिस समुदाय से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, वो ओबीसी की ओरिजिनल लिस्ट जो मंडल कमीशन के दौर में थी या उसके पहले कालेलकर कमीशन के दौर में थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी की बिरादरी ओबीसी का हिस्सा नहीं थी। नरेंद्र मोदी की बिरादरी ओबीसी का हिस्सा उस दौर में बनी जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार या तो आने वाली थी या आ चुकी थी, और सेंट्रल लिस्ट में नरेंद्र मोदी की बिरादरी ओबीसी लिस्ट में उस दौर में आई जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और लेकिन इस नैरेटिव पर आम तौर पर भारतीय जनता पार्टी उस हिंदुत्व की चुनावी चाशनी के सहारे उसे अपने साथ पिरो लिया करती थी, घोल लिया करती थी। लेकिन अब वो पिरोने और घोलने की प्रक्रिया काफी हद तक मंद पड़ चुकी है, कुंद पड़ चुकी है, क्योंकि सवाल जो सिर्फ पढ़े लिखे तबकों के बीच था, जाति जनगणना के पहले, बिहार की जाति जनगणना के पहले ओबीसी के बीच सामुदायिक चेतना के विकास को कुंद करने की प्रक्रिया के दौर में यह सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया था जितना अब हो चला है। वरना जो सिर्फ पढ़े लिखे तबकों के बीच था कि आखिर ओबीसी की सीटों को यूनिवर्सिटीज में एनएफएस यानी नॉट फाउंड सुटेबल करके खाली क्यों छोड़ा जा रहा है और उसे दूसरे तबकों से यानी जनरल कैटेगरी से क्यों भरा जा रहा है, यह सिर्फ उन लोगों के बीच था जो यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर चुके हैं। सीटेट और बीएड करने वाले लोगों के बीच ये सवाल था कि क्या वाकई 69,000 शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया यूपी में हुई उसमें ओबीसी के लोगों को मौका मिला या नहीं मिला। ये सवाल सिर्फ उन लोगों के बीच था कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी के कितने कर्मचारी, क्या 27% कर्मचारी क्या वाकई ओबीसी वर्ग के हैं। ये सवाल जो सिर्फ समाज के एक बेहद छोटे तबके के बीच था, नीतीश कुमार ने उस सवाल को पूरे देश में सामुदायिक चेतना के रूप में जिस प्रकार से फैलाया, उससे लेकर भारतीय जनता पार्टी को अब ये जरूरत पड़ रही है कि एक तरफ भाजपा और उसके अनुसांगिक संगठन, दूसरी तरफ संघ और उसके अनुसांगिक संगठन, और तीसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद भी जातीय फीलिंग को, सामुदायिक फीलिंग को कमजोर करने और सांप्रदायिक फीलिंग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की तरफ सोचने पर मजबूर हो जाए। वरना कौन सोच सकता था कि ये कहने की नौबत आ जाएगी, ये बयान विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जारी करने की नौबत आ जाएगी कि राम मंदिर को लेकर इस देश के 5 लाख मंदिरों में जो कार्यक्रम होगा उसमें सभी जातियों के प्रतिनिधियों को, सभी जातियों के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़े रखने के लिए की कवायद की जाए। उसके लिए आदेश जारी करने की नौबत यदि आने लगी तो आप सोच सकते हैं कि ओबीसी आउटरीच के लिए जो बैठक बुलाई गई, इस बैठक का महत्व क्या है। लेकिन मूल सवाल उससे भी बड़ा है, क्योंकि ये सारी कवायद एक तरफ संघ समरसता पर जोर दे, नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाए, नरेंद्र मोदी की उस ओबीसी आइडेंटिटी को आगे करने की कोशिश करे जिसके ऊपर जाति जनगणना के दौर में, जाति जनगणना का या जातीय चेतना के उभार के दौर में अब समाज के अंदर से भी सवाल उठने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। उस दौर में यदि भाजपा, संघ और उसके अनुसांगिक संगठन इस मुद्दे को दबाने के लिए हिंदुत्व और राम मंदिर का सहारा लेने की कोशिश करें और काम उससे भी बनता नजर नहीं आए, तो बीजेपी को कुछ बड़ा सोचने पर मजबूर कर रहा है। और ये बड़ा क्या है, तो बड़ा सिर्फ बड़े राज्यों में ही सोचा जा सकता है, बड़ा छोटे राज्यों में नहीं सोचा जा सकता, बड़ा गोवा और हरियाणा में नहीं सोचा जा सकता, बड़ा यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ही सोचा जा सकता है, बिहार जैसे राज्यों में ही सोचा जा सकता है। लेकिन बिहार में बीजेपी के पास सत्ता नहीं है, महाराष्ट्र में पिछले दरवाजे से बीजेपी के पास सत्ता है, लेकिन बिहार में बीजेपी के पास सत्ता नहीं है, महाराष्ट्र में बीजेपी के पास पिछले दरवाजे से सत्ता है, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास अगले दरवाजे से सत्ता है, यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री है। लेकिन पिछले और अगले दरवाजे से जो सत्ता मिली हुई है, उस सत्ता को यदि मौजूदा दौर के सामाजिक समीकरणों की सियासत के दौर में जरा ज़्यादा खुले तौर पर देखने की कोशिश करें तो साफ जाहिर हो जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बिठाने का मुद्दा, जो सिर्फ प्रतीकात्मक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, वो मुद्दा उस वक्त भले न चला, सिर्फ बीजेपी की सीटें कम करने और केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हराने तक सीमित रहा। अब वो मुद्दा जाति जनगणना के दौर में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के दौर में भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकता है।
अब वो मुद्दा जिसमें एकनाथ खड़से जैसे ओबीसी के नेता भाजपा से किनारे लगते चले गए और देवेंद्र फडणवीस को ऊपर चढ़ाया गया, उन्हें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे पदों पर बिठाया गया। अब सवाल ये उठता है, मराठा आंदोलन और मराठा आरक्षण के इस पूरे बवाल से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मराठा कंसोलिडेशन पर ध्यान देना चाहिए या ओबीसी कंसोलिडेशन पर ध्यान देना चाहिए। दो में से एक नाव पर सवारी करने की मजबूरी है। दो नावों पर सवारी की कवायद देवेंद्र फडणवीस के सहारे करने की कोशिश, दोनों नावों के बीच में फंसने और डूबने के हालात तक जाती हुई दिखाई दे, तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में दिखने लगा है कि महाराष्ट्र डूबा तो दिल्ली की संभावनाएं धूमिल होंगी, कमजोर पड़ेंगी, और यदि यूपी डूबा तो दिल्ली की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। यही कारण है कि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस को मनाने की कवायद की खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ यूपी में योगी आदित्यनाथ को भी इस बात के लिए मनाने की कवायद की खबरें अंदरूनी सूत्रों के द्वारा दी जा रही हैं कि चुनाव के बाद विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा यह होने जा रहा है कि भाजपा के पास एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री की ओबीसी आइडेंटिटी पर विपक्ष गंभीर सवाल खड़े कर रहा है और जातीय जनगणना और आरक्षण के दायरे को लेकर के आक्रामक रूप से मंडलवादी पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी भी इसमें कूद पड़ी है। तो कांग्रेस के कूदने, इंडिया गठबंधन के कूदने के इस दौर में भारतीय जनता पार्टी मुकाबला कैसे करेगी? भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां दोहरी है। एक परिस्थिति यह है कि योगी आदित्यनाथ के सहारे जिस उग्र हिंदुत्व की सियासत की बुनियाद रखने की कोशिश की गई, योगी आदित्यनाथ उग्र हिंदुत्व की बुनियाद पर कितने सफल हुए, कितने नहीं हुए, इसको लेकर हर व्यक्ति की राय भले ही अलग हो सकती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को एक राजपूत नेता के तौर पर एस्टेब्लिश किया, ठाकुर नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एस्टेब्लिश किया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक यही स्थिति देवेंद्र फडणवीस की है। देवेंद्र फडणवीस ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भाजपा को कितना मजबूत किया, इस पर सवाल हो सकते हैं, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़े ब्राह्मण नेता के तौर पर खुद को एस्टेब्लिश किया। इस तथ्य से मौजूदा दौर में कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने ये है कि क्या उत्तर प्रदेश में राजपूत वोटों के सहारे 2024 की चुनावी नैया पार हो जाएगी और महाराष्ट्र में ब्राह्मण वोटों के सहारे क्या सियासत की वैतरणी पार हो जाएगी? स्वाभाविक है कि नहीं होगी, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ड्राइवर सीट पर मौजूदा दौर में यूपी जैसे राज्य में सवर्णों को बिठाने की कवायद भारतीय जनता पार्टी के लिए तब तक तो ठीक नजर आती है जब तक समाजवादी पार्टी को ओबीसी के खांचे में सिर्फ यादव और मुस्लिम के खांचे में शिफ्ट करके बाकी ओबीसी को चुनावी हिंदुत्व के दायरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन अब वो बचा हुआ ओबीसी समाज जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के दायरे में खड़ा था, अब उसके अलग अलग आइकॉन नजर आ रहे हैं। अब उसके सामने जाति जनगणना मुद्दा है, अब उसके सामने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मुद्दा है, अब उसके सामने रोजी रोजगार मुद्दा है। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नरेंद्र मोदी ओबीसी समाज के हैं, इस वजह से उन्हें कांग्रेस पार्टी, बकौल नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी को अपशब्द कह रही है। अब ओबीसी समाज को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि योगी आदित्यनाथ की बिरादरी क्या है। अब ओबीसी समाज को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि अखिलेश यादव की बिरादरी क्या है, और इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि मायावती की बिरादरी क्या है या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बिरादरी क्या है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर कौन समर्थन कर रहा है और कौन विरोध कर रहा है, और किसके समर्थन और किसके विरोध की धार कितनी तेज है और किस धार में किसको बहा ले जाने की सियासी क्षमता है। और सियासी क्षमता को देखने परखने के इस दौर में जब भी सांप्रदायिक चेतना बनाम सामुदायिक चेतना के बीच सियासी संघर्ष हुआ है, इतिहास गवाह है कि सांप्रदायिक चेतना को सामुदायिक चेतना ने ढक दिया है। सांप्रदायिक चेतना ने तभी सर उठाया जब सामुदायिक चेतना की लड़ाई यानी कास्ट आइडेंटिटी की चुनावी लड़ाई को लड़ने वाले लोग उस कास्ट आइडेंटिटी से इतर हटकर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कोशिश करने लगे। याद कीजिए वो दौर, बाबरी विध्वंस के बाद का पहला चुनाव
कौन सोच सकता था कि बाबरी विध्वंस के बाद के दौर में सपा और बसपा का अलायंस मिले मुलायम कांसी राम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की खाट खड़ी कर देगा, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापस आने से रोक देगा। कौन सोच सकता था कि मंडल कमीशन के बाद जिस प्रकार से हिंदुत्व को थामने की कवायद हताश निराश से दिखे लाल कृष्ण आडवाणी ने आनन फानन में शुरू की, उस कवायद को बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के साथ ही रोककर हिंदुत्व पर प्रहार भारतीय जनता पार्टी के बताने के बावजूद लालू यादव हीरो बनकर निकल जाएंगे। और कौन सोच सकता था कि मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा का बयान कहाँ दिया और आरक्षण की समीक्षा की आंधी में भारतीय जनता पार्टी को बिहार में किस प्रकार की बड़ी सियासी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके ठीक उलट जाकर देखें तो ओबीसी के सियासतदान विकास की राजनीति को, उस चकाचौंध को अपने सिरे से भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेलने की कोशिश करने लगे। तो तमाम दावों के बावजूद, तमाम अच्छे कामों के बावजूद अखिलेश यादव को 2014 और 2017 में बड़ी चुनावी हार का सामना करना पड़ा। जनता को एक्सप्रेसवे याद नहीं था, जनता को 15 लाख लैपटॉप बांटने का, जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लैपटॉप बांटने का था, उसका कोई चुनावी और सियासी फायदा मिलता नहीं दिखा। क्योंकि सियासत की पिच पर विकास को हिंदुत्व के साथ खेलने में भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी पौध खड़ी कर दी है कि उस पिच पर मुकाबला करना किसी के बूते की बात नहीं है। मुकाबला मंडल के सहारे ही हो सकता है, मुकाबला कास्ट आइडेंटिटी के सहारे ही हो सकता है, और मुकाबला उस दौर में उस तरीके से हो सकता है जिस दौर में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुकाबला किया। जनता दल को कुछ मिला न मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोक दिया, कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाया। मुकाबला मुलायम और कांसी राम ने किया और मुकाबला नीतीश कुमार और लालू यादव ने किया। अब वही कवायद कांग्रेस पार्टी करती दिख रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास रास्ता क्या बचता है, और 3 दिसंबर के बाद रास्ता क्या बचता है? यदि शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी नहीं होती है, तब रास्ता क्या बचता है? एक रास्ता बचता है जो भाजपा के अंदरूनी सूत्र संभावना जता रहे हैं, निजी बातचीत में जो बातें सामने आ रही है, वो एक रास्ता ये बचता है कि अगर खुदा न खास्ते राजस्थान की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग जाती है, तो राजपूत मुख्यमंत्री बनाने का खेल राजस्थान में किया जाए और उत्तर प्रदेश की सियासत को मंडल और कमंडल के कॉकटेल के रूप में ओबीसी मुख्यमंत्री बना करके पेश किया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को छेड़ना, ये सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी कवायद है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को छेड़ने का नतीजा ये होगा कि राजपूत समाज के वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि इसी भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर जिले तक सीमित नेता माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए जो कोशिश की थी, उस कोशिश में वो हिंदुत्व के एम्बेसडर बने या ना बने, राजपूतों के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर एस्टेब्लिश जरूर हो गए। और भारतीय जनता पार्टी के सामने आज जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई है वो यही है कि अगर योगी को हटाया जाए, उसके पहले देश के किसी बड़े राज्य में एक राजपूत को सत्ता सौंप दी जाए, तब जाकर उत्तर प्रदेश में ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता निकाला जाए, ताकि कुछ हद तक राजपूतों की नाराजगी को डाउन किया जा सके, कम किया जा सके। लेकिन सवाल यही है कि यदि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता भी नहीं मिली, मध्य प्रदेश की सत्ता भी चली गई, तो आखिर योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस किया जाए तो कैसे किया जाए? योगी आदित्यनाथ की जगह ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने की कवायद को अंजाम दिया जाए तो कैसे दिया जाए? क्योंकि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। एक तरफ ठाकुर वोटों की नाराजगी, दूसरी तरफ ओबीसी उभार को रोकने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी आज इस दोराहे पर खड़ी हो गई है कि विपक्ष को यदि ये बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी के 9 मुख्यमंत्रियों में से एक भी मुख्यमंत्री ओबीसी नहीं है, तो लोकसभा चुनाव में बोरिया बिस्तर बन सकता है। और दूसरा कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां ओबीसी मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी इस नैरेटिव को काउंटर करने की स्थिति में खुद को ला सके। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है नजर उत्तर प्रदेश पर ही जाएगी।
और जब नजर उत्तर प्रदेश पर जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो मुसीबत खड़ी होने वाली है वो यही है कि योगी आदित्यनाथ को पार्टी अनुशासन के दायरे में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार कैसे किया जाए। तो कल की जो बैठक हुई है भाजपा मुख्यालय में, जो हाई लेवल मीटिंग हुई है, ओबीसी नेताओं से लेकर संगठन के लोग उस बैठक में मौजूद थे, खुद अमित शाह उस बैठक में मौजूद थे, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस को बुलाया गया था। तो इस पूरी कवायद के पीछे जो अंदर खाने से खबर आ रही है वो यही है कि 3 दिसंबर के बाद के प्लान बी के तौर पर योगी आदित्यनाथ को कम से कम इस बात के लिए तैयार किया जाए कि लोकसभा चुनाव तक के लिए एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को कुछ दिनों के लिए ओबीसी समाज के से आने वाले नेता को सौंप दिया जाए। जी हां, ध्यान रखिएगा, स्टॉप गैप अरेंजमेंट, यानी चंद दिनों के लिए, लोकसभा चुनाव तक के लिए, 5-6 महीने के लिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ को बखूबी पता है कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट क्या होता है। यही स्टॉप गैप अरेंजमेंट बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनवाकर उमा भारती के लिए भी किया गया था, लेकिन वो एक ऐसा स्टॉप गैप अरेंजमेंट निकला कि उस स्टॉप गैप अरेंजमेंट के बाद शिवराज सिंह चौहान को सत्ता सौंप दी गई, जो 18 सालों से काबिज है। बाबूलाल गौर के बाद शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती को फिर दोबारा सत्ता नहीं मिली, पार्टी से भी रुखसत होना पड़ा। और इस कवायद को, इस सियासी खेल को योगी आदित्यनाथ भी समझते हैं। लेकिन मूल सवाल और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी करे तो क्या करे। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यही है कि 3 दिसंबर के बाद की परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए काउंटर नैरेटिव तैयार करने की मंशा से, भारतीय जनता पार्टी की धूमिल होती हुई चुनावी संभावना को रोकने की मंशा से यदि ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या योगी आदित्यनाथ के अंदर बगावत करने की भी क्षमता है, या योगी आदित्यनाथ की बगावत करने की क्षमता चूक गई है? तो भारतीय जनता पार्टी उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए, जिसमें एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा अंदरूनी घमासान है, इन सब के बीच रास्ता निकालने की कवायद कहीं ना कहीं संघ और अमित शाह को मिलकर करनी होगी। रास्ता निकालने की कवायद कहीं ना कहीं मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के उस पॉलिटिकल सेटअप को करनी होगी जिस पॉलिटिकल सेटअप ने योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस को नेता बनाया, प्रदेश स्तर का और राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाया। और उस दौर में जब नेता पार्टी की चुनावी संभावनाओं के लिए मजबूरी बन जाए कि उसे तात्कालिक तौर पर सत्ता से मुक्ति देने की नौबत आ जाए, भले ही उसके सामने एक बड़ा प्रॉमिस किया जाए कि लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियां क्या होंगी, उन परिस्थितियों में सत्ता से दूरी ज़्यादा दिन की नहीं होगी, तो देखना यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस सियासी मुसीबत में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने फंसा दिया, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने फंसा दिया और मध्य प्रदेश की चुनावी परिस्थितियों ने फंसा दिया, उन परिस्थितियों में फंसी भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में किस प्रकार से निर्णय लेती है। ओबीसी समाज के केंद्र में इतने मंत्री, अब जनता को इससे मतलब नहीं है। जनता सिर्फ 3 चीजें जानती है कि सत्ता 3 लोगों के हाथ में होती है, डीएम, सीएम और पीएम, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। जनता सिर्फ इतना जानती है। और प्रधानमंत्री की ओबीसी आइडेंटिटी को मंडल कमीशन के दौर की ओबीसी लिस्ट से जोड़ने की जो विपक्ष की जो सफल रणनीति अब दिखाई दे रही है, कास्ट सेंसस ने, जाति जनगणना के उस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अब कोई दूसरा चारा है लगता तो नहीं है। देखते हैं सियासत की हवा कब और कैसे बदलती है, रणनीतियां कब फेलियर और सक्सेस की बुनियाद लिखती हुई नजर आती है। इसी सियासी बुनियाद को लिखने और मिटाने के दौर में भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी बुनियाद भी लिखने की कोशिश कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।